एवं टोनिंग। आज नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने किया संवाद। 20 स्पेस कंपनियों के सीईओ से हुई बातचीत। आज यूपी के रसोइयों को मिलेगी सौगात। कैशलेस इलाज की सौगात देंगे सीएम योगी। रसोइयों को सम्मानित भी करेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। विपक्ष पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा 2047 तक न अखिलेश सीएम बनेंगे न राहुल पीएम। छात्रों से मारपीट के विरोध में झारखंड के कई शहरों में बीजेपी और पुलिस आमने सामने। सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हुआ बड़ा बवाल। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में बाढ़ से बढ़ी लोगों की मुसीबत। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर के कई जिलों में ओले गिरने से भारी नुकसान। हिमालय में भूस्खलन से कई जगहों पर आवाजाही ठप। लगातार बने हुए भारत अपडेट के साथ तो बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज नेशनल स्पेस डे पर पीएम ने संवाद किया। 20 स्पेस कंपनियों के सीईओ से हुई बातचीत। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती है। आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन हो, नई सीमाओं को पार करें। हमारे निर्णय में निरंतरता बहुत जरूरी। तो दुनिया भर के स्टार्टअप्स को खोजती है दुनिया भारत। आज नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। 20 स्पेस कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री ने संवाद स्थापित किया। दुनिया भारत के स्टार्टअप्स को खोजती है। हम अपने आइडियाज को और बड़ा करें और मिलकर बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने का प्रयास करें। ज्यादा इनोवेशन हो, नई सीमाओं को पार करें। हमारे निर्णय में निरंतरता बहुत जरूरी है, यानी कि जब हम कोई निर्णय लें तो निर्णय को बार बार लेने की क्षमता हम में होनी चाहिए। 20 स्पेस कंपनियों के सीईओ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संवाद स्थापित किया। आज नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस कंपनियों के सीईओ से खास बातचीत की। आज नेशनल स्पेस डे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। स्पेस कंपनियों के सीईओ से उनकी खास बातचीत रही। प्रधानमंत्री ने कहा, बड़े सपने देखिए और उन्हें साकार करने में बड़े कदम भी उठाइए। स्पेस कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास मुलाकात। आज स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। खबर आपको दिल्ली से दे दें, जहां बीजेपी की नई टीम की दूसरे दिन बैठक। बीजेपी मुख्यालय में संगठन की समीक्षा बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक में चुनावी राज्यों में तैयारियों की समीक्षा चल रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है। माना जा रहा है कि अगले 2 महीने के बाद तारीखें भी घोषित कर दी जाएंगी और उससे पहले ये नई टीम तैयारियों में जुट चुकी है। समीक्षा चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की नई टीम का ऐलान हुआ था उसी के बाद से माना जा रहा था कि इस बार जो राष्ट्रीय टीम बनेगी उसमें उत्तर प्रदेश में कई बड़े चेहरों को जगह मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सबसे बड़ा राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। इसी के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक, आज बैठक का दूसरा दिन। नितिन नबीन समीक्षा कर रहे हैं लगातार किस तरीके से काम करना है। तो कल लगातार 3 बैठकें हुई थी और आज दूसरे दिन ये पहली बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक।
परिचय होने के साथ साथ आगे की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। किसको क्या जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, किसको किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करना है, कैसे जनता तक पहुंचना है और अपनी बातों को रखना, इन सारे बिंदुओं पर अहम चर्चा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतरीन काम के 25 साल हो चुके हैं, यानी लगातार 25 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश सेवा में लगे हुए हैं और उन उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा और कैसे उन उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाए, इसको लेकर के भी ये बैठक मानी जा रही है। तो बीजेपी मुख्यालय में संगठन की ये समीक्षा बैठक, तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा ये बैठक ली जा रही है। नई टीम के साथ नितिन नवीन की ये बैठक। तो बीजेपी की नई टीम की दूसरे दिन की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में संगठन की समीक्षा बैठक, बीजेपी की नई टीम की दूसरे दिन भी ये बैठक। सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, बीजेपी की नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है, बैठकों का दौर जारी है। पार्टी की नई जो नवनियुक्त टीम की कल जो है एक जो संगठनात्मक समीक्षा की बैठक होती है, उस बैठक के बाद एक बार पुनः हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में उनकी टीम जो है बिल्कुल इलेक्शन मोड, चुनावी मोड में यानी आ चुकी है। कल 22 अगस्त को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम के परिचय बैठक के बाद आज मुख्य रूप से इस बैठक का फोकस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा जैसे चुनावी राज्यों की जमीनी तैयारियों की संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा करना है। बैठक में जो नितिन नवीन सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव, राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, संयुक्त महासचिव सूर्यप्रकाश भी जो है इस रणनीति को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे। बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में चुनावी तैयारियों को निपटने के लिए विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जैसे नेतृत्व का मुकाबला करने, बूथ स्तर पर जो पार्टी को मजबूत करने पर जो है गहन मंथन हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई 65 सदस्यीय टीम है गठन के बाद कल पहली बैठक होती, उसके बाद अब जो है पूरी टीम जो है बिल्कुल एकदम चुनावी मोड में आ चुकी है। 2027 के जो चुनाव होने, विधानसभा के चुनावी राज्य है, उनको लेकर जो है ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर जारी है और कल भी कुछ बैठकें हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी नितिन नवीन को उनकी नई टीम को लेकर और ये कहा था कि ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं आगामी चुनावों के मद्देनजर। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब देर शाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचते हैं उसके बाद तमाम लोगों को जो है वो जो चुनावी गुरमंत्र देते हैं, बधाई देते हैं, उन्हें जो है उन लोगों से जो गहन स्तर पर जो वार्ता करते हैं सभी को कुछ चुनावी सीख देते हैं, कैसे जनता के बीच जाना, जनता से कैसे संवाद करना है। खासकर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जो है जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसके बाद जनजी को लेकर बहुत ही सजग है। तमाम फोकस उनका जो है जनरेशन X और जनरेशन G पर है और जिस तरह से जो है जनरेशन अल्फा की बात कर ली, ये तमाम जो युवा पीढ़ी है उनको लेकर जो सरकार, उनके मन में जो सरकार के प्रति जो गुस्सा उपजा था उसे कैसे काउंटर किया जाए, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस है और तमाम लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जनता के बीच जाए, खासकर युवाओं संवाद करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अब देखना यह है कि आज की बैठक जो चुनावी राज्यों को लेकर हो रही है, उन राज्यों में युवाओं से कैसे निपटे, उनसे कैसे संपर्क करें, इस पर क्या कुछ चर्चा होती है, देखने का विषय होगा।
बिल्कुल। तो देखिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। और अगर बात स्नेह कमल उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई इस नई टीम में, क्योंकि चुनाव भी है। माना जा रहा है कि अगले 2 से ढाई महीने में चुनावों की तारीखें भी सामने आ जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर फोकस रखा गया है। उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस है। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब को लेकर के भी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर चुनावी राज्यों के दृष्टिकोण से बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं अगर गोवा की बात करें, गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो चुनावी राज्य है, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन वही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो अकेले दम पर सत्ता में नहीं आई। एक बार अकाली दल के साथ जो है वो सत्ता के भागीदार जरूर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत ज्यादा उनका संगठन मजबूत नहीं था। लेकिन अगर पीछे का 2-4 महीनों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से बंगाल में जीत होती है, बंगाल की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब कहती है अगर हम बंगाल जीत सकते हैं तो पंजाब भी जीत सकते हैं। तो पंजाब को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफी सजग है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस से आए थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें मंत्रिमंडल से जो है हटाकर जो संगठन जिम्मेदारी दी गई, उनके पूरा पंजाब पर फोकस करने को आ गया। वहीं अगर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद थे, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से दायित्व मुक्ति आती है। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय का प्रभारी जरूर बनाया गया है, लेकिन उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी जो अहम है वो भी पंजाब की है। तो कम से कम इतना हम कर सकते जो आने वाले चुनावी राज्य है उत्तर। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते, जहां गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम, शहीद गुलाब सिंह लोधी को सीएम ने नमन किया। गुलाब सिंह लोधी भारत माता के सपूत थे। देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। अभी कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। उनका बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शहीद गुलाब सिंह लोधी को मुख्यमंत्री ने नमन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने उनके जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने बलिदान दिया और आज उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा याद किया गया। ब्रजेश पाठक भी तस्वीरों में दिखे थे। गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद गुलाब सिंह लोधी को नमन करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, शहीदों को सम्मान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया और मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में उनके बलिदान से जुड़ी हुई तमाम बातों को भी यहाँ पर साझा किया, उनके देश प्रेम को यहाँ पर साझा किया और कहा कि वो देश के प्रति हमेशा से समर्पित रहे। मित्रों, भारत माता के महान सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की आज पावन बलिदान दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की ओर से भारत माता के महान सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 23 अगस्त 1935 ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए गुलाब सिंह लोधी जी ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में भारत की आजादी के लिए भारत के तिरंगे को, जो समय स्वाधीनता का एक
प्रतीक था उसे इसी पार्क में लहराने का काम किया था। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं। अधिकारी चीनी की कालाबाजारी पर रोक लगाएं। चीनी की जमाखोरी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। स्कूलों का नियमित निरीक्षण करते रहें। बच्चों को मिले बेहतर सुविधाएं। शैक्षणिक वातावरण भ्रामक वीडियो से माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। अधिकारी चीनी की कालाबाजारी पर रोक लगाएं। चीनी की जमाखोरी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। देखिए, चीनी के दाम बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर पैनिक क्रिएट किया गया है और लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई चीनी की जमाखोरी करता पाया जाए तो उस पर कार्रवाई की जाए। उसको लेकर पैनिक क्रिएट करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ साथ स्कूलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, इसकी जिम्मेदारी खुद अधिकारी लें। मिड डे मील की गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए और अधिकारी चीनी की कालाबाजारी पर पूरी तरीके से रोक लगाएं। तो कल की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। चीनी की जमाखोरी पर भी सख्ती की जाए और रोक लगाई जाए। स्कूलों का नियमित निरीक्षण करते रहें जिलाधिकारी। बता दें कि डीएम को ये बड़ी जिम्मेदारी, बच्चों को मिले बेहतर सुविधाएं, अच्छा शैक्षणिक वातावरण। और अगर कोई माहौल खराब करने के लिए गलत वीडियो बनाकर, भ्रामक वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है तो उन लोगों पर भी बड़ी कार्रवाई की जाए। तो समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और अधिकारियों से साफ तौर पर कहा गया है अगर उनकी तरफ से कोई कोताही बरती जाती है तो उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अधिकारी चीनी की कालाबाजारी पर रोक लगाएं। चीनी की जमाखोरी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए, वहां की व्यवस्थाओं को देखा जाए, सुधारा जाए। बच्चों की मिड डे मील से लेकर उनकी पोशाक, उनकी पढ़ाई, शिक्षकों की उपस्थिति, सब कुछ हर एक बिंदु पर ध्यान दिया जाए। वहीं आज प्रयागराज के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जिले के सभी विभागों के साथ भी करेंगे बैठक। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शाम 6:30 बजे रामांशा इन होटल एंड रिसोर्ट जाएंगे। टेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पहुंचेंगे। रात 8:05 पर लखनऊ रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। तो जिले के सभी विभागों के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शाम 6:30 बजे रामांशा इन होटल एंड रिसोर्ट जाएंगे डिप्टी सीएम। टेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज डिप्टी सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज के दौरे पर हैं आज केशव प्रसाद मौर्य। केशव मौर्य के दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर तैयारियां हुई पूरी। जहां टेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पहुंचेंगे। रात 8:05 पर लखनऊ रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, जिस सुबह से लेकर रात तक का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वही आरक्षण पर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा। आरक्षण खत्म करने की मांग हो रही। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात, जातिवाद का परित्याग ही देशभक्ति। एससी एसटी ओबीसी शोषण का दंश झेल रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग। कांग्रेस की आरक्षण विरोधी मानसिकता, भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से आज भी गरीबी आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। आर्थिक आधार पर आरक्षण देशहित के खिलाफ।
अपर कास्ट गरीबों को सही लाभ नहीं मिल रहा। तो देखिए, मायावती ने यहां लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर कांग्रेस को भी घेरा और उन लोगों को भी घेरा जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण दिया जाए, गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। और आज भी SC, ST, OBC के साथ भेदभाव हो रहा है और ये बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के साथ खिलवाड़ है। SC, ST, OBC शोषण का दंश आज भी झेल रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जंतर मंतर पर चल रहे रिजर्वेशन प्रोटेस्ट को लेकर ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से आज भी गरीबी देखने को मिल रही है। आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो और गरीबों को उनका हक मिले, जो आज भी शोषित हैं उनको इसका लाभ मिले। तो जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट, उसके मद्देनजर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा बयान दिया। वहीं पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक परिसर में आज 565 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में ट्राईसाइकिल, बैटरी चलित ट्राईसाइकिल समेत कई तरह के उपकरण दिए जाएंगे और उपकरण वितरण कार्यक्रम में बिसलपुर और बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र के दिव्यांगजन शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी विधायक विवेक वर्मा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक सुविधाजनक और आत्मनिर्भर जीवन में मदद देना। तो विधायक विवेक वर्मा होंगे मुख्य अतिथि। 565 दिव्यांगजनों को मिलेंगे उपकरण, जहां दिव्यांगों को बांटी जाएगी ट्राई साइकिल। बिसलपुर बिलसंडा के दिव्यांगों को बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक विवेक वर्मा होंगे मुख्य अतिथि। 565 दिव्यांगजनों को उपकरण, दिव्यांगों को बांटी जाएगी ट्राई साइकिल और मदद। बिसलपुर बिलसंडा के दिव्यांगों को ये बड़ा लाभ मिलेगा। लोग कानपुर एलमको से भेजे गए हैं कंपनी द्वारा, तो ये ट्राई साइकिल दिव्यांगों को बांटी जाएगी, उसकी फिटिंग करने के लिए आए हुए हैं। ये ट्राई साइकिल है और बैटरी वाली भी ट्राई साइकिल है, जिसका जो कि बांटा जाएगा दिव्यांगों। कुशीनगर के पखवाइनार में NH-28 पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। बस दिल्ली से यात्रियों को लेकर बिहार जा रही थी। टक्कर के बाद बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। हालांकि करीब आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू किया गया। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद मौके पर कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी भी बन गई। बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। सभी ने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन आप देख सकते हैं बस की हालत कितनी खराब है। बस आगे से पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। तेज रफ्तार बस पेड़ से सीधे जाकर टकरा गई। और देखिए, अच्छी बात यह रही कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। बाइक सवार को बचाने में ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए, अचानक से आया बाइक सवार और बस इसी के चलते अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से जा टकराई। दिल्ली से बिहार ये बस जा रही थी। गनीमत ये रही कि कोई इस हादसे का शिकार नहीं हुआ। ड्राइवर भी सुरक्षित है और बस सीधे जाकर पेड़ से टकराई और बस ड्राइवर ने ब्रेक मारा, जिससे बस में सवार जो तमाम यात्री थे वो सुरक्षित बाहर निकाले जा पाए। कुशीनगर के बैतालपुर रजवाहा नहर में युवक का शव तैरता दिखाई देने से हड़कंप मच गया। हाटा के हरिटोल अवार्ड के पास नहर में शव दिखाई देने के बाद उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय पुलिस ने शव को रोककर कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन नहर के तेज बहाव के चलते शव बहता चला गया। बताया जा रहा है कि बहता हुआ शव देवरिया जिले के महुआडी थाना क्षेत्र तक पहुंच गया। रात होने की वजह से शव बरामद नहीं हो सका। युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
कुशीनगर में एक जर्जर दीवार गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि आबिद स्कूल से घर लौटने के बाद हैंडपंप पर पानी पीने गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और उसने पास के ही जर्जर दीवार का सहारा लिया। सहारा लेते ही दीवार भरभरा कर बच्चे के ऊपर गिर गई। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मासूम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम है। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को दफना दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम राजीव निगम मौके पर पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।